गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस आगे की कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके सी लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन पर एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कम से कम एक फंक्शन की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने प्रोग्राम, अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा पाएँ। यहाँ पर हम इन्हीं फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये बोलती है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ग्रुप ऑफ कोड होता है। मतलब यूज़र अपने कोड को, अपने इंस्ट्रक्शंस को या तो ब्लॉक में क्रिएट करता है या उनका एक ग्रुप क्रिएट करता है और इन्हीं ग्रुप और ब्लॉक्स को डिफाइन कर दिया जाता है फंक्शन के फॉर्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि सी जो है वो हमारी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहने का मतलब है कि जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो यूज़र अपने उन इंस्ट्रक्शंस में नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन कर देता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक में हम यहाँ पर लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे या लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे और इन्हीं ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। इन्हीं ब्लॉक को के थ्रू हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो लाइन टू लाइन कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप एग्जीक्यूट होता रहेगा और इन्हीं एग्जीक्यूशन मेथड्स को बोला जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जितने भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें यूज़र अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, क्या वेरिएबल यूज़ करने वाला है, क्या कंटेंट यूज़ करने वाला है, क्या स्टेटमेंट लिखने वाला है, ये सारी चीज़ें अपने इंस्ट्रक्शन में पहले से ही डिफ़ाइन कर देता है। हमने सी के पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें हम पहले से ही एक फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं जिसका नाम है वॉइड मेन। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इस ब्लॉक के अंदर ही रखते हैं, इसी को बोला जाता है फंक्शन। जब भी सी में कोई ब्लॉक क्रिएट किया जाता है तो हमेशा कर्ली ब्रेसेस का ही यूज़ किया जाता है। ये कर्ली ब्रेसेस उस कोड के लिए, उस प्रोग्राम के लिए ब्लॉक बनाने का काम करती है। और जब भी कोई फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन क्रिएट किया जाता है, उस फंक्शन के नाम के जस्ट बाद में एक ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है। ये ब्रैकेट फंक्शन सिंबल होता है। इसी से फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन पता चलती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये एक तरीके का फंक्शन सिंबल होता है। हमारे सी लैंग्वेज में यूज़र जब फंक्शंस यूज़ करता है तो वो दो तरीके से फंक्शंस को यूज़ कर पाता है। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे इन दोनों टाइप्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पहले से ही हमको दिए गए हुए हैं। सी के डेवलपर्स के थ्रू पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, अपने मेथड के अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें हमने प्रिंट एफ, स्कैन एफ और गेट सी एच, ये वो फंक्शंस है जो कि .h फाइल में, मतलब हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइंड होते हैं और इनका यूज़ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने कोड में करते हैं। इन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है और प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है। और दूसरा टाइप होता है एक यूज़र जो दूसरा टाइप यूज़ करता है वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये वो फंक्शन होते हैं जिसकी डेफिनेशन, जिसकी डिक्लेरेशन, जिसका पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ यूज़र के ऊपर होता है। ये फंक्शन हमेशा यूज़र के द्वारा उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन जब भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं तो कम से कम हमको 3 रूल्स फॉलो करने होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए, या ये कहा जा सकता है हमारे 3 सेट ऑफ रूल्स या 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका यूज़ करके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बना सकता है। जब भी हमको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है तो हमको 3 स्टेप्स से होकर गुजरना होता है और वो 3 स्टेप्स हमारे होते हैं। पहला होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, दूसरा होता है फंक्शन को डिफाइन करना और तीसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। लाइन टू लाइन के स्टेप्स जब हम फॉलो करेंगे तो एक यूज़र अपने अकॉर्डिंगली यूज़र उस फंक्शन को डिफाइन कर पाता है।
तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का। इसमें क्या होता है कि फंक्शन को जब हमको किसी भी चीज़ को, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं प्रोग्राम में, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के पहले उसका डिक्लेरेशन बहुत मस्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फंक्शन को डिक्लेयर करना। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब यूज़र अपना फंक्शन क्रिएट करने से पहले सी कंपाइलर को ये बताएगा कि फंक्शन क्या है, क्या नाम है उसका, और उस फंक्शन का डेटा टाइप क्या है। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा हुआ है डेटा टाइप, देन फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस ब्लॉक, और उसके बाद आपका लगेगा सेमीकोलन। ये लाइन होना मस्ट है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे डेटा टाइप है उसकी जगह मैंने डेटा टाइप लिखा है इंटीजर। फंक्शन नेम की जगह मैंने लिखा है, मैंने अगर ऐड नाम का फंक्शन बनाया तो मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है, देन पैरेंथेसिस ब्लॉक, और उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना मस्ट है, आप लोग सब जानते ही हैं कि सेमीकोलन हमेशा उस इंस्ट्रक्शन के लास्ट लाइन मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट को बताता है। अब यहाँ पर ये इंटीजर डेटा टाइप देना क्यों ज़रूरी है, हमको ये बताना ज़रूरी है कि हमारा फंक्शन जब भी कोई काम करेगा, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, जब भी कोई एग्जीक्यूशन करेगा, तो उस फंक्शंस के थ्रू जो भी रिज़ल्ट हमको मिल रहा है या जो भी रिज़ल्ट हमको रिटर्न हो रहा है, उस रिज़ल्ट का बिहेवियर किस तरीके का होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन नाम के फंक्शन के सामने इंटीजर लिखा है। इट मीन्स जब भी एडिशन फंक्शन काम करेगा, जिस भी वेरिएबल के साथ काम करेगा, तो उसके साथ जो वैल्यू हमको वापस कैलकुलेट होकर मिलेगी, वापस एग्जीक्यूट होकर मिलेगी, वो हमेशा किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न टाइप का ये मतलब होगा कि क्या रिज़ल्ट हमको देगा, उस रिज़ल्ट का नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा। मान लीजिए हमने जैसे एडिशन करवाना चाह रहे हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, और इनका यूज़ करके मैं ए प्लस बी करवाना चाह रही हूँ, और ये वेरिएबल भी किस नेचर के हैं, इंटीजर नेचर के हैं, और हमारा फंक्शन भी इंटीजर ही नेचर का है। तो जब इस फंक्शन पर ए प्लस बी का कोई एग्जीक्यूशन कोड लिखा जाएगा, और वो एग्जीक्यूशन कोड जब एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा, उसका रिटर्न वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इंटीजर। ज़रूरी नहीं हो कि हमारा फंक्शन सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करे, ये फ्लोट तरीके का भी हो सकता है और ये कैरेक्टर तरीके का भी हो सकता है। यही बताता है फंक्शन डिक्लेरेशन कि यूज़र अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते समय फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप, मतलब वह फंक्शन किस तरीके का रिज़ल्ट हमको रिटर्न करेगा, किस तरीके का, किस नेचर का या बिहेवियर का रिज़ल्ट हमको रिटर्न करेगा, ये बताना हमको ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इंटीजर ही हो, ये फ्लोट भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं, तो हमने हमेशा फंक्शन का टाइप क्या रखा है। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को वॉइड, तो इसका ये मतलब है वॉइड भी एक डेटा टाइप है। इसका ये मतलब है क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, मेन भी हमारा एक फंक्शन है, तो जब इसका कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो किस भी बिहेवियर का हो, वॉइड इसको एक्सेप्ट कर लेगा। वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो किसी भी तरीके की डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इंटीजर कैलकुलेट होगा तो वॉइड इंटीजर की तरह बिहेव करेगा, अगर कैरेक्टर होगा तो वॉइड कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन। हमने पहला स्टेप देख लिया फंक्शन डिक्लेरेशन का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन डेफिनेशन का। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है फंक्शन को डिफाइन करना। हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन का नाम बता दिया, फंक्शन का डेटा टाइप बता दिया, लेकिन फंक्शन का ब्लॉक अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो फंक्शन ब्लॉक बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, हम अपने रिटर्न स्टेटमेंट को उस ब्लॉक में लिख पाएंगे। तो जब भी ये ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, नाम देने के बाद, डिक्लेरेशन के बाद सेकेंड स्टेप आता है उस फंक्शन को डिफाइन करना। जब भी इस ब्लॉक के अंदर हम कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर फंक्शन
के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, जिसके लिए हम जिस प्रॉब्लम के लिए हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, वही क्या बन जाता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन नाम का फंक्शन बनाया है, तो मेरा जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट या जो भी कोड होगा वो फंक्शन एडिशन के हिसाब से होगा। मतलब यहाँ पे मैं जो भी एग्जीक्यूशन कोड लिखूंगी उस पर क्या होगा, ए प्लस बी हम करवाएंगे किसके थ्रू, एडिशन फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम ये देते हैं कि हमारा लाइन ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ कोड क्या होगा। जब हम उसको एक ब्लॉक में क्रिएट कर देते हैं, वह क्या बन जाता है, हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फंक्शन कॉलिंग का। थर्ड स्टेप है फंक्शन कॉलिंग। ये मस्ट है, ये तीनों स्टेप्स मस्ट है, लेकिन जब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है तब तक हमारा फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन का कोई भी महत्व या बोलना चाहिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह पाता। थर्ड एंड लास्ट स्टेप है फंक्शन को कॉल करना। जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे हमारा एग्जीक्यूशन होगा, हमारा डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन सेटिस्फाइड हो पाएगा। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग मीन्स रन टू अ फंक्शन फॉर गेटिंग अ रिजल्ट। हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, लेकिन अगर हम उसको कॉल नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन स्टार्टअप नहीं ले पाएगा। स्टार्टअप नहीं ले पाएगा का मतलब कि हम जब तक फंक्शन को काम करने नहीं बोलेंगे वह अपने आप ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को बुलाना काम करने के लिए। यहाँ पर इसका सिंटैक्स है फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। जिस भी नाम का फंक्शन आपने बनाया है वो लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे और सेमीकोलन। जैसे मैंने यहाँ पर पहले प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैंने इंटीजर नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया था, फिर उसके बाद उस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था, अब उसी फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। तो फंक्शन कॉलिंग, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन है मेरा एडिशन, तो मैंने ऐड नाम का फंक्शन लिखा है, ब्रैकेट देन सेमीकोलन। जैसे ही ये सिंटैक्स जैसे ही इस लाइन को हमारा कंपाइलर रीड करेगा वह तुरंत वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा जहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। फंक्शन को जहाँ पर डिफाइन किया गया है, जहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, हमारा प्रोग्राम के उस ब्लॉक में पहुँच जाएगा। फंक्शन कहीं से भी कॉल हो रहा हो, कॉलिंग के बाद हमारा फंक्शन, हमारा कंपाइलर, सी का कंपाइलर जो है उसी फंक्शन ब्लॉक के डेफिनेशन में जाकर पहुँचेगा और उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट और कोड को एग्जीक्यूट करके हमको उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा। फंक्शन कॉलिंग थर्ड और लास्ट स्टेप मस्ट स्टेप होता है। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि उस फंक्शन का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है उसकी लाइफ क्या है, लाइफ ऑफ अ फंक्शन। और फंक्शन को कॉल करना कहलाता है इन्वोक अ फंक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन। मतलब फंक्शन को स्टार्ट करना कि ताकि वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे और वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे जिसके लिए उसको डिफाइन किया गया है। ये तीनों स्टेप्स मिलकर यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करने में मदद करते हैं। जब भी हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तीनों स्टेप्स का हमारे पास होना मस्ट है। जब तक ये तीनों स्टेप्स हमारे पास नहीं होंगे हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। मैंने ये जो लिखा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से प्रोग्राम का यूज़ करके किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, हाँ, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में और डिटेल्स में जानकारी दूंगी। ओके, थैंक यू।